साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 7 का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ में पिछले कुछ दिनों में जो पर्यावरण में घटनाएं हुई हैं, जो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर है, उनको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम अब जून में होने वाला है, तो मई तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। अब ये यहाँ पर चांसेस बनने लगे हैं। साथ ही साथ में यूनिट 8 जो है वो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मई तक की करंट अफेयर आएगी जो कि आपका यूनिट 8 का पार्ट है। और उसके लिए हम रोज़ सुबह 7:30 बजे 360 डिग्री के नाम से एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। आज भी हमने अपलोड किया है, तो आप उसको देखते चलिए साथ ही साथ में, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम आएगा जून तक, तब तक बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूनिट 8 की कवर कर चुके होंगे सुबह वाली वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप उसी वीडियो को साथ साथ में देखते चलिए। तो जब परीक्षा आपकी आएगी तो यूनिट 8 को लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर और जो समसामयिक घटना संग्रह है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी क्लियर करा चुके होंगे। ठीक है, तो यूनिट 8 को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। साथ ही साथ में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यूनिट 7 भी हम ऑलरेडी चला रहे हैं। यूनिट 9 की बहुत सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, और आपका जो ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट 10 की आयोग वाली वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 131 की ओर। इससे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की हम 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 131 की बात करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने किस अनुकूल देश के साथ में पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है 2021 को भारत ने पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है, तो किस देश के साथ में मिलकर के ऐसा किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। करंट का यह प्रश्न है, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फ्रांस के साथ में मिलकर के भारत ने पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा भारत को और मंत्री कौन है, ये सारी जानकारी हम आपको इसी प्रश्न में देने वाले हैं। देखिए देखिए तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पारिस्थितिकी संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री बारबरा पोम्पली ने पर्यावरण के इंडो फ्रांस वर्ष का शुभारंभ किया है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है, फ्रांसीसी मंत्री कौन है पर्यावरण के लिए, तो बारबरा पोम्पली जो है वो फ्रांस के मंत्री हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं किस वर्ष, इस वर्ष को किस नाम से लॉन्च किया है, तो इंडो फ्रेंच वर्ष के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया है। अब इससे क्या फायदा होगा, तो दोनों देश मिलकर के पर्यावरण के क्षेत्र में नई तकनीकी को विकसित करेंगे। कौन कौन, भारत और फ्रांस। देखिए जैसा कि आपको पता है पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सही किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इंडो फ्रांस ने, और इस वर्ष को इंडो फ्रांस पर्यावरण वर्ष के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 132, पर्यावरण मंत्रालय ने अभी हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। ऑप्शन ए है समुद्री कछुआ, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है काला हिरण। तो किसको यहाँ पर संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि समुद्री कछुआ को यहाँ पर बचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई। देखिए जैसा कि आपको पता है समुद्री कछुए को IUCN ने भी यहाँ पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि लगभग समाप्ति की ओर है समुद्री कछुआ। तो भारत की सरकार यह प्रयास कर रही है कि समुद्री कछुआ को किसी भी तरह से बचाया जा सके, उसके लिए नई कार्य योजना यहाँ पर जारी की गई है। देखिए तो देखिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री मेगाफोना स्टेडिंग दिशा निर्देश और एक्शन राष्ट्रीय समुद्र कछुआ कार्य योजना जारी की है। तो ये होगी टेक्निकल लैंग्वेज। अब हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें क्या है। तो देखिए जो समुद्री मेगाफोना स्टेडिंग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनके माध्यम से यह बताया गया कि समुद्र के जो भी तट हैं वहाँ पर आपको गंदगी नहीं फैलानी है। पहली बात, डीजल पेट्रोल वगैरह जो वहाँ पर जाता है तो कंपनियों को बोल दिया गया है कि उसको नियंत्रण कीजिए, क्योंकि समुद्री कछुआ यहाँ पर बिल्कुल समाप्ति की स्थिति पर है। तो यही जो दिशा निर्देश जारी किए गए इनको क्या कहा है, समुद्री मेगाफोना स्टेडिंग दिशा निर्देश कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 133 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 133 है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पक्षियों की 428 प्रजातियां कौन सी क्षेत्र में पाई गई हैं। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया और यह बताया कि 428 प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं। तो वही क्षेत्र कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नागा हिल्स, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है खासी हिल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गिर के जंगल। तो कहाँ पर पक्षियों की 428 प्रजातियां पाई गई हैं, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सुंदरवन में यहाँ पर 428 प्रजातियां पाई गई हैं। आइए सुंदरवन के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए
भारतीय सुंदरवन जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो रहा है यहाँ से कि सुंदरवन में कौन से वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव टाइप के वन पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर है सर, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के बगल वाला एरिया है वो आपका सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक स्टेटस यहाँ पर आया है जिसमें यही बात बताई गई है कि 428 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। कहाँ पर, सुंदरवन डेल्टा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट भी है सुंदरवन डेल्टा, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए उपलब्ध कराई जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। और वो प्रश्न जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से सभी सही हैं, तो इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब एक प्रश्न के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी होगी। ठीक है, तो यही प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम हर एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी देते हैं, चाहे वो यूनिट 9 का हो, यूनिट 8 का हो, यूनिट 10 का हो, या फिर यूनिट 7 का हो। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, आप एक एक प्रश्न उठा करके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 134 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, किस विषय के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है। जैसा कि अभी हम आपको ऊपर बता करके आ रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने फ्रांस के साथ में मिलकर के इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है। तो यहाँ पर विषय कौन कौन से लिए गए हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है जैव विविधता संरक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 3 आपको विषय दिए गए हैं और कुल मिलाकर के 5 विषय हैं। तो पांचों विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से प्रश्न बनाया जाएगा कि जो 5 विषय हैं उनमें से एक को गायब कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विषय नहीं है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पांचों विषय के बारे में जानकारी होगी। तो प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण के 5 प्रमुख विषय कौन कौन से, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के विकास के आधार पर पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर हो गए। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है जैव विविधता संरक्षण, तीसरा है सतत शहरी विकास, चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा और 5वां है ऊर्जा दक्षता के लिए विकास। तो ये 5 विषयों पर यहाँ पर बात की गई है। पाँचों विषय को अपने दिमाग में आपको छाप लेना है, लिख लेना है, कुछ भी करके। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न बनेगा तो इनमें से एक विषय को हटा दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा विषय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 की बात करते हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारी जो जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए प्रश्न नंबर 135 की बात करते हैं। तो नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने पृथ्वी जैसे बादलों के नवीन वीडियो फुटेज को किस ग्रह से भेजा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है नासा ने अपना एक मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, मतलब कि क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, तो इसने अभी एक नवीन फोटो यहाँ पर भेजी है जिसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी के बराबर के बादल वहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो किस ग्रह को भेजा यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है मंगल। तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, क्यूरियोसिटी कहाँ पर गया है तो मंगल पर गया है, तो मंगल से यह फोटो भेजेगा। तो अब पूरी जानकारी हम आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं कि किस तरह से प्रश्न इस एक प्रश्न से बन सकते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मंगल इसका आंसर है। चलिए जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ये सारी जानकारी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों के आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज साझा किए हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के बराबर के बादल जो है मंगल पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नासा ने 26 नवंबर 2011 को एटलस नामक रॉकेट से क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल की सतह पर भेजा था। किस रॉकेट से गया था? एटलस से। कब गया था? 26 नवंबर 2011 को। ठीक है, चलिए पहुंचा कब था? सफलतापूर्वक लैंडिंग कब हुई थी? तो 6 अगस्त 2012 को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई थी मंगल ग्रह पर। ठीक है, नासा की बात कर लेते हैं। तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में भारत के भी एक जो है एजेंसी की स्थापना हुई थी, वो कौन सी है? तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 हुई थी, जिसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 136 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 136, 3 अप्रैल को किस राज्य ने अम्बोली जैव विविधता क्षेत्र को विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? ठीक है, अभी कल की ही बात है। तो किस राज्य ने यहाँ पर अम्बोली जैव विविधता क्षेत्र को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि महाराष्ट्र ने यहाँ पर अम्बोली को जैव विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। तो पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, कैसे खोज हुई, कहाँ पर पाया गया है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
महाराष्ट्र ने सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। कहां पर है? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। ठीक है। सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे, जो कि एक वन्य जीव शोधकर्ता हैं, और उनकी टीम ने मिलकर के अंबोली में नई मीठे पानी की मछली प्रजाति सिट्यूट्रा हिरण्यकेशी की खोज की है। तो यहाँ पर यह मछली पाई गई है, मीठे पानी की मछली है, इसलिए इस क्षेत्र को यानी अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो मछली का नाम जरूर याद रखिएगा, सिट्यूट्रा हिरण्यकेशी जो है वो उस मछली का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोज किसने की? तो सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे हैं तेजस ठाकरे, जो कि एक वन्य जीव शोधकर्ता हैं। चलिए प्रश्न नंबर 137 की ओर चलते हैं। ये सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं और आपसे पूछे जाएंगे। आपकी करंट अफेयर के साथ साथ में यहाँ पर पर्यावरण भी क्लियर हो रहा है। ठीक है। और करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम आगे बढ़ गया है। तो यूनिट 8 वाली जो वीडियो सुबह 360 डिग्री करंट अफेयर आती है, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप यूनिट 8 आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 137, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन कौन आता है? ऑप्शन ए है शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी है मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी है सर्वभक्षी जंतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हरित पादप। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? सही आंसर है डी, यानी कि हरित पादप जो होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का यह प्रश्न है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषण या प्राथमिक पोषण उत्पादक कहलाते हैं। वास्तविक खाद्य श्रृंखला की शुरुआत पादपों से ही होती है। जैसा कि आपको पता, हरे पौधे किसकी सहायता से यहाँ पर भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। और यही इसका जो परिभाषा ही है कि वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे वो प्राथमिक पोषण कहलाएंगे। तो जो हरे पौधे हैं वो क्या बन गए? प्राथमिक पोषण बन गए। ठीक है। जो वास्तविक शुरुआत होती है वो हरे पौधों से ही पादप श्रृंखला की शुरुआत होती है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 138 की ओर चलते हैं। ये आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा है, इसके बारे में प्रश्न लगातार पूछे भी जा चुके हैं एमपीपीएससी में। फेवरेट प्रश्न होता है एमपीपीएससी का कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी है बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी है घड़ियाल परियोजना से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पादप प्रजनन से। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है यानी कि पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। अब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, आइए देखिए। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, किसके लिए? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गईं और पेड़ों को कटने नहीं दिया। ठीक है। और 70 के दशक में यह आंदोलन पादप संरक्षण के लिए मिसाल बन गया। अब देखिए, इस आंदोलन का एक नारा भी था, तो ये नारा अभी हाल पूछा गया है। तो नारा ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययता, यही नारा था किसका? चिपको आंदोलन का। कब चालू किया गया था? 1974 में। गौरव देवी ने यहाँ पर इसका जो है नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यानी कि पारिस्थितिकी के लिए जो खतरा है बताया गया है वो कौन सा पौधा है? ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है नीम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीपल। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि यूकेलिप्टस जो है वो पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया है, फिर पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है? क्यों इसी बेचारे यूकेलिप्टस को ही अलग बताया गया है? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है, जिसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो जहाँ पर भी यूकेलिप्टस को लगाया जाता है तो वहाँ का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। इस वजह से यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरण का शत्रु बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 140 की बात करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है सी जी बैरो, ऑप्शन बी है वोल्टर जी रोसेन, ऑप्शन सी है डी कात्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डी आर्बेंटिस। सही आंसर है बी, यानी कि वोल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, प्रारंभिक जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में रेमंड एफ डॉसमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। किस शब्द को? तो सबसे पहले ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। 1968 में इसका वर्णन किसने किया था? तो रेमंड एफ डॉसमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसका वर्णन किया था। फिर आगे क्या हुआ? बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग WG रोसेन ने किया था। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? WG रोसेन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा WG रोसेन। उन्होंने बस उसको क्या कर दिया? इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और छोटा कर दिया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में WG रोसेन ने प्रयोग किया था। ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 140 के बाद ये दूसरा 140 आ गया क्या, मुझे लग रहा है लगता है एक प्रश्न आपका ज़्यादा आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके 11 प्रश्न आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है साइलेंट वैली में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी में, या फिर ऑप्शन डी है फूलों की घाटी में। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई गई है। अभी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है और क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई गई है, उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। आइए देखिए। तो देखिए, केरल स्थित साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई गई है। केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई की यह स्थित है। तो जो साइलेंट वैली है आपकी, वो केरल के पलक्कड़ जिले में पाई गई है। 12 किलोमीटर लंबाई है और 7 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, केरल पश्चिमी घाट का हिस्सा है और आपको पता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत के पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसलिए केरल को यहाँ पर, केरल की साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। चलिए ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 11 प्रश्न थे जो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, और हर एक प्रश्न के बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आप जो कथन वाले प्रश्न आते हैं, उन कथन वाले प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, वो सारी वीडियो देखिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए। एग्जाम बेशक आपका 20 जून को है, लेकिन रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे विद्यार्थी जिनका 2019 का मेंस कुछ अच्छा नहीं गया है, वे अब यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी उनके पास मौका है। हमारी सारी वीडियो आप देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सारा बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा एक एक प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, इन चारों पर हमने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर अपलोड की है। सभी वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।